चलिए अब हम अपनी इन्फ्लेमेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फेगोसाइटोसिस। चलिए देखो, फेगोसाइटोसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा एनगल्फमेंट, तीसरा किलिंग। मतलब मान लो ये WBC है, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये WBC है। तो पहली चीज़ WBC क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ भाई हमें इस बैक्टीरिया को ही एंगल्फ करना है। फिर उसके बाद अटैचमेंट करेगी WBC इस बैक्टीरिया के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगी, मतलब अपने अंदर एंगल्फ कर लेगी, ठीक है। मान लो ये बैक्टीरिया WBC के अंदर आ जाएगा। फिर एंगल्फ करने के बाद किलिंग करना चालू करेगी, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करेगी, अटैच करेगी, फिर एंगल्फ करेगी, किलिंग करेगी, ठीक है। चलिए अब देखो रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये WBC है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो देखो बैक्टीरिया के लिए WBC पर कई सारे रिसेप्टर होते हैं। देखो एक होते हैं रिसेप्टर फॉर IgG, ठीक है। अब मान लो बैक्टीरिया पर आपने IgG एंटीबॉडीज अटैच कर दी, मतलब ऑप्सोनाइजेशन कर दिया बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को WBC पहचानेंगे रिसेप्टर IgG रिसेप्टर के जरिए, ठीक है। चलिए अब मान लो इस बैक्टीरिया पर आपने कोई भी ऑप्सोनिन ऐड नहीं किया, मतलब कोई भी IgG एंटीबॉडी ऐड नहीं की, तो रिसेप्टर मैनोज रिसेप्टर, ठीक है। तो इस WBC पर मैनोज रिसेप्टर होंगे जो इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब मान लो आपको एंगल्फ करना है किसी लिपिड को या ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है। तो लिपिड को, ट्राइग्लिसराइड को स्कैवेंजर रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। मतलब इस WBC पर अलग अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया को, अलग अलग ऑप्सोनिन्स को और जो भी लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, एंगल्फमेंट। देखो मान लो एक WBC है, मतलब मैक्रोफेज है या न्यूट्रोफिल है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो WBC है ये अपने स्यूडोपोडिया बनाना चालू करेगी और स्यूडोपोडिया के जरिए बैक्टीरिया को घेरे में ले लेगी, मतलब एकदम कवर कर लेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर देखो, फिर उसके बाद ये जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया बाहर था, वो स्यूडोपोडिया के जरिए अंदर ले लेगी, मतलब अब बैक्टीरिया अंदर आ चुका है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया बाहर से अंदर आया, ठीक है, तो उस समय ये जो WBC की मेम्ब्रेन है पिंक कलर की, ये भी टूट गई और बैक्टीरिया को इस मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो फेगोसोम, ठीक है। और जैसे ही ये बैक्टीरिया बाहर से अंदर आया तो लाइसोसोम इसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो फेगोसोम था लाइसोसोम से फ्यूज हो गया, मतलब फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद इस बैक्टीरिया की किलिंग होगी। चलिए देखते हैं। अब देखो किलिंग देखते हैं। देखो किलिंग 2 तरीके की होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, ठीक है। चलिए देखो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को आप H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल किलिंग होती है और फ्री रेडिकल मीडिएटेड होती है, मतलब फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं इसमें। चलिए अब देखो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग देखते हैं, ठीक है। देखो ये फेगोलाइसोसोम है पूरा, ठीक है। चलिए अब देखो फेगोलाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जो कि होता है NADPH ऑक्सीडेज। अभी NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल में, फिर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कन्वर्ट करता है H2O2 में, फिर H2O2 को माइलोपेरोक्सीडेज मतलब MPO इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड कन्वर्ट करता है HOCl में, ठीक है। देखो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को
आप H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम इसलिए कह रहे हो क्योंकि इसमें H2O2 का MPO मतलब माइलो परऑक्सीडेज का और हैलाइड का रोल होता है। ठीक है, चलिए फिर बना HOCl। फिर HOCl क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो एक तो हो गया पाथवे ये, दूसरा पाथवे हो गया ये। देखो आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड पर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एक्ट करेगा, फिर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा परऑक्सी नाइट्राइट में। और आपको पता है परऑक्सी नाइट्राइट डेंजर फ्री रेडिकल होता है और ये फिर किल कर देगा आपके बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये दो पाथवे हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग के जो आपसे आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में लाइसोजाइम होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, डिफेंसिन होते हैं, कैथिलाइसिडिन होते हैं जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ध्यान रखना मेजर बेसिक प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स ऑफ यूजिनोफिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में ये सब हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए NADPH ऑक्सीडेज कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, H2O2 नहीं, HOCl नहीं, O2 डॉट बिल्कुल पीछे देख सकते हैं आप चाहें। देखो NADPH ऑक्सीडेज ने ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल में। चलिए अब देखो मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल किलिंग, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग बिल्कुल, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग नहीं, H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को ही तो H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो मेजर बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल नहीं, ग्रेन्यूल्स ऑफ मोनोसाइट्स नहीं, ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल नहीं, ग्रेन्यूल्स ऑफ इजिनोफिल बिल्कुल, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीमोटैक्टिक एजेंट। असल में ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर से उठाया है। ठीक है, क्योंकि इस वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ठीक है, चलिए तो इनमें से कौन सा कीमोटैक्टिक एजेंट नहीं है वो बताना है। देखो ल्यूकोट्राइन B4 होता है तो ये आंसर नहीं होगा, इंटरल्यूकिनेट होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा IgG। ध्यान रखना IgG जो है वो कीमोटैक्टिक एजेंट नहीं है, जबकि ये एक ऑप्सोनिन है। ठीक है, देखो कीमोटैक्टिक एजेंट एक्सोजीनियस होते हैं, एक्सोजीनियस के एग्जाम्पल है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एंडोजीनियस होते हैं, एंडोजीनियस के एग्जाम्पल है LIC। एल से ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8 और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्सोनिन। चलिए देखो IgG तो एक ऑप्सोनिन है तो ये भी आंसर नहीं होगा, IgM भी ऑप्सोनिन है ये भी आंसर नहीं होगा, फाइब्रिनोजेन भी एक ऑप्सोनिन है तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ल्यूकोट्राइन B4। देखो पीछे ल्यूकोट्राइन B4 जो है वो एक कीमोटैक्टिक एजेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।